हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज में। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आज आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 11th की एक पोएम लाया हूँ जिसका नाम है टू इंडिया माय नेटिव लैंड, जो कि 1828 में पब्लिश हुई थी और जिसको हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो महोदय ने कंपोज किया है। थोड़ा सा इस पोएम के बारे में और अधिक जानते हैं हम। ये पोएट महोदय हैं जिनका नाम है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। ये 1809 टू 1831 ये इनका बर्थ प्लेस टू डेथ प्लेस है। बहुत ही कम समय इनका जीवन काल रहा है, लेकिन अपने इस कम समय के जीवन काल में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया इस देश के अंग्रेजी साहित्य में। भारतीय अंग्रेजी साहित्य में इनका एक विशेष योगदान रहा। तो इस पोएट के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। इनका पूरा नाम है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। इनका जन्म 18 अप्रैल 1909 को कोलकाता बंगाल इंडिया में हुआ था, अर्थात बंगाल के कोलकाता में हुआ था, जो कि भारत में है। ये एक इंडियन पोएट हैं और ये एक पैट्रियाटिक पोएट है। ये अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। इनके पिताजी का नाम था फ्रांसिस डेरोजियो, जो कि एक क्रिश्चियन थे और इंडो पुर्तगीज ऑफिस में ये काम करते थे। इनकी मदर जो थी उनका नाम था सोफिया जॉनसन डेरोजियो, जो कि एक इंग्लिश वुमन थी। एक्चुअली क्या था, इनके जो फादर थे वो पुर्तगीज़ थे एंड इनकी माता जो थी वो थी एक इंग्लिश थी, अर्थात एक ब्रिटिश थी। तो इनका जन्म भारत में हुआ था, इसलिए इनके जन्म का भारत में होने के कारण ये बहुत प्रेम करते थे अपने कंट्री से, अपने नेटिव लैंड से, और इसीलिए इनका जन्म भारत में होने के कारण इन्हें एंग्लो इंडियन पोएट भी कहा गया। इनका जो एक्यूपेशन था, ये पोएट थे और एक टीचर भी थे, अर्थात हिंदू कॉलेज में असिस्टेंट हेडमास्टर का वर्क करते थे। हेडमास्टर यानी असिस्टेंट टीचर थे। इनकी जो अल्मा मीटर था, इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी, डेविड ड्रमंड्स धर्मतला एकेडमी स्कूल में हुआ था, जो कि बंगाल में है। और इनके कंपोजिशन में, इनकी कृतियों में द हार्प ऑफ इंडिया, जो कि 1827 में पब्लिश हुई थी, द सॉन्ग ऑफ द हिंदुस्तानी मिस्ट्रल, जो कि 1827 में पब्लिश हुई थी। अगली है द फ़कीर ऑफ जंगीरा, वो 1828 में पब्लिश हुई थी। और जो प्रेजेंट पोएम है टू इंडिया माय नेटिव लैंड, ये इसी में से द फ़कीर ऑफ जंगीरा से एक्सट्रैक्ट किया गया है। टू द प्यूपिल ऑफ हिंदू कॉलेज, ये 1907 में पब्लिश हुई थी। ये इनका बहुत ही मोस्ट फेमस पोएम है, बहुत इंटरेस्टेड पोएम है और काफ़ी जगह के सिलेबस में इसको पढ़ाया जाता है। और थोड़ा सा इनके बारे में और अगर हम जानने का प्रयास करें तो ही वॉज एन एंग्लो इंडियन पोएट एंड इन द एज ऑफ 17 ही वॉज अपॉइंटेड एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और ये एक एंग्लो इंडियन पोएट थे। अभी मैंने बताया आपको कि इनकी माता ब्रिटिश थी और इनके फादर जो थे वो पुर्तगीज़ थे और इनका जन्म भारत में हुआ था। तो ये इनकी जो लेखनी में जो मेल हुआ करता था, तो ये आधा भारतीय और आधा ब्रिटिश, इट मीन्स ब्रिटिश इंग्लिश का भी यूज़ करते थे और इंडियन इंग्लिश का भी यूज़ करते थे अपने इस पोइटिक वर्क में। इनका जो ही वॉज अपॉइंटेड एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अर्थात 17 साल की उम्र में 1826 में ये अंग्रेजी साहित्य के टीचर के रूप में अपॉइंट किए गए हिंदू कॉलेज में। और इनकी जो डेथ हुई वो 26 दिसंबर 1831 में 22 साल की उम्र में कोलकाता में हुआ था। तो अब थोड़ा सा आगे पोएम के बारे में बढ़ते हैं। तो जो प्रेजेंट पोएम है टू इंडिया माय नेटिव लैंड, ये 1828 में पब्लिश हुई थी, 1828 में पब्लिश हुई थी और सबसे पहले भारत में ही पब्लिश हुई थी। इसका जो पोइटिक फॉर्म है
वो पेट्रोकन सॉनेट पे बेस्ड ऑन है। अर्थात पेट्रोकन सॉनेट क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ सॉनेट है। तो इसमें पेट्रॉक महोदय ने अपना एक पर्टिकुलर फॉर्म दिया था टू कंपोज द सॉनेट, जिसमें 2 पार्ट्स होते थे इनके सॉनेट में। 14 लाइन के पोएम में 2 पार्ट्स होते थे। पहली 8 लाइन का पार्ट होता था और दूसरा 6 लाइन का पार्ट होता था। तो पहले 8 लाइन के पार्ट में पहले 8 लाइन के पार्ट को ऑक्टेव कहा जाता है और दूसरे 6 लाइन के पार्ट को सेस्टेट कहा जाता है। तो ऑक्टेव की अलग राइमिंग स्कीम होती है और सेस्टेट की अलग राइमिंग स्कीम होती है। तो ऑक्टेव में जो पोएट होता है वो क्वेश्चन करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सारी चीज़ें मतलब ज़्यादातर चीज़ें उसमें पूछने का प्रयास करता है, और सेस्टेट में उसका कंक्लूजन देता है, उसकी उन चीज़ों को बतलाता है जिन चीज़ों को वो पूछने का प्रयास करता है। तो इनका जो क्या कहते हैं राइटिंग कंपोजिंग स्टाइल में मीटर जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर, अर्थात पेंटामीटर में कंपोज किया, आयम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया गया है। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी ए बी सी सी डी ई एफ एफ। तो मैंने पोएम के हर लाइन के लास्ट में मैंने इसका राइमिंग स्कीम कंप्लीट कर दिया है, बता दिया है इंडिकेट करके, तो आप जान सकते हैं उससे। तो अब हम जब पोएम के थीम पर आते हैं तो हमारा थीम होता है द थीम इज़ मेनली पैट्रियोटिज़म, अर्थात ये जो इस पोएम की जो थीम है वो पूरी तरीके से देशभक्ति की थीम है। इसका जो बैकग्राउंड है वो देशभक्ति से ओतप्रोत है। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो टॉक्स ऑफ द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड हाउ द कंट्री दैट वाज कॉल्ड गोल्डन बर्ड। तो जो पोएट हैं हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, वो अतीत के गरिमा के बारे में, अर्थात इस कंट्री के, इस देश के, अपने देश के अतीत की गरिमा के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि पहले कैसे इस कंट्री को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, अर्थात सोने की चिड़िया कहा जाता था। बट अब क्या हुआ कि अब उसे चेन कर लिया गया, अर्थात उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया गया है। और क्या बना लिया गया है, दास बना लिया गया है। उन्हें क्या कर लिया गया है, बेड़ियों में जकड़ के दास बना लिया गया है। द पोएट एक्सप्रेसेज ए सेंस ऑफ लॉस इन द डाउनफॉल ऑफ हिज कंट्री इंडिया। और ये क्या करता है, पोएट कहते हैं कि वो अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं कि जो इस देश की, अर्थात उनके नेटिव लैंड के रिस्पेक्ट में जो गिरावट आ रहा है, जो मान सम्मान समाप्त हो रहा है, अर्थात जो डिसरिस्पेक्ट है, तो वो चीज़ें उसके लिए अपना ये सेंस एक्सप्रेस करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने का रीज़न क्या है। तो ही सेज दैट इंडिया वाज वर्शिप्ड लाइक ए डेटी एंड ही वंडर्स वेयर द ग्लोरी एंड स्प्लेंडर हैव बीन डिसअपीयर्ड। तो कहते हैं कि जो हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री है, वो पहले देवी देवता की तरह पूजी जाती थी और लोग गॉड के जैसे सम्मान देते थे, रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अब वो चीज़ें कहाँ चली गई, वो सम्मान और रिस्पेक्ट कहाँ चला गया। द पोएट सेज दैट हिज लास्ट विश टू ऑल द इंडियंस इज टू डाइव डीप इनटू द पास्ट एंड ब्रिंग बैक द लास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। तो पोएट कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं जाऊं, अर्थात उस अतीत के दिनों में जाऊं, उस गौरवशाली अतीत के दिनों में जाऊं और वही रेस्पेक्ट, वही सम्मान मैं जा करके वापस अपने देश के लिए लेके आऊं, अर्थात वही मान सम्मान इस देश में पुनः वापस आ जाए। लोग फिर हमारे इस लैंड को, हमारे इस कंट्री को गोल्डन बर्ड बोलें और उसकी पूजा करें। द मेन पर्पज ऑफ द पोएट वॉज टू इंस्पायर लव फॉर द मदरलैंड इन द हार्ट्स ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ इंडिया। और इसका जो मेन पर्पज़ था, मुख्य उद्देश्य था, वो इस पोएम के माध्यम से वो चाहते थे कि जो इस देश के लोग हैं, जो बॉयज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो यंगेस्ट जनरेशन है, उनके मन में इस देश के प्रति, इस लैंड के प्रति प्रेम जागृत हो, अर्थात वो उनसे इंस्पायर हों और जो ख्याति, जो पॉपुलैरिटी, जो लोकप्रियता, जो ग्लोरी पहले इंडिया की थी वो पुनः वापस आ जाए। तो इस प्रकार से कवि महोदय इस पोएम के माध्यम से ये पूरी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा अब हम पोएम पे आते हैं। तो ये पहला जो होता है ऑक्टेव होता है, इसमें 8 लाइन होती हैं। देखिए हमने लास्ट में सबका राइमिंग स्कीम बता दिया है कि ए बी सी सी। इट मीन्स इसकी जो राइमिंग स्कीम है ये एंड राइम है और ए बी चल रहा है।
तो कहता है माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट अ ब्यूटियस हालो सर्कल राउंड दाई ब्रो एंड वर्शिप्ड एज अ डेटी द वास्ट। तो कहता है कि अतीत के दिनों में, अतीत के गौरवशाली दिनों में हमारे देश का अर्थात हमारी इंडिया का, हमारी कंट्री का जो रिस्पेक्ट था, जो सम्मान था, वो एक मुकुट की तरह उसके सर पे हमेशा क्या कहते हैं प्रकाशित होता रहता था, हमेशा एक मुकुट की तरह प्रकाशित होता रहता था। लोगों के अंदर रिस्पेक्ट, सम्मान, ग्लोरी अर्थात इस देश की, इस हमारे मतलब इस कंट्री की एक गौरवशाली प्रतिभा हुआ करती थी और लोग इसे गॉड की तरह, गॉडेस की तरह अर्थात देवी देवताओं की तरह पूजा करते थे। व्हेयर इज़ दैट ग्लोरी, वो गरिमा कहाँ चली गई, वो सम्मान कहाँ चला गया। व्हेयर दैट रेवरेंस नाउ, और वो रिस्पेक्ट कहाँ, रेवरेंस मीन्स रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें सब कहाँ चली गई जो बीते दिनों में हुआ करती थी हमारे देश में, अर्थात हमारे देश के लिए, हमारी इंडिया के लिए जो बीते दिनों में जो चीज़ें हुआ करती थी वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई। द ईगल पिनियन इज चेन डाउन एट लास्ट, अर्थात आपकी जो ऊंची उड़ने की कला है, अर्थात बाज जैसे ऊंचे उड़ने की कला है, अर्थात जो आपकी गरिमा थी, जो दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रही थी, आपका जो रिस्पेक्ट था, जो सम्मान था, दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा था, उसे क्या कर लिया गया, इनचेन कर लिया गया, अर्थात आपके पंख को बांध दिया गया है, जिससे आपकी ऊंचाई अब और अधिक नहीं बढ़ पा रही है। धीरे धीरे आपकी पॉपुलरिटी, आपकी लोकप्रियता, आपकी गौरव गाथा धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही है। एंड ग्रूलिंग इन द लोली डस्ट आर डाउ, और ऐसा लगता है कि आपको क्या कहते हैं, उस चेन में बांध करके, इंस्लैब करके इस मिट्टी में धकेल दिया गया है, जिससे कि लोगों के मन में, लोगों के प्रति आपका सम्मान कम होता जा रहा है, आपका गौरव कम होता जा रहा है, आपकी गरिमा कम होती जा रही है। दाई मिन्स्ट्रेल हैथ नो रीड टू वीप फॉर दी सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई मिजरी, अर्थात आपके जो क्या कहते हैं, आपके बारे में जो लिखने वाले गायक हैं, जो कवि महोदय हैं, जो आपकी सुंदरता को देखकर उनके मन में बहुत प्रभाव पड़ता था और आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट किया करते थे, कंपोज किया करते थे, अब उनके पास आपके दुखों के अलावा आपके बारे में लिखने के लिए और कुछ नहीं बचा है, अर्थात आपकी सुंदरता के बारे में नहीं कुछ लिख पा रहे हैं, आपकी गरिमा के, आपके रिस्पेक्ट के, आपके गौरव के बारे में कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, बस केवल उनके पास केवल आपके दुखों को लिखने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तो ये हो गया हमारा ऑक्टेव। अब सेस्टेट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेस्टेट है ये पोएम ऑफ 6 लाइन, मीन्स ये जो स्टैंजा होगा ये 6 लाइन का स्टैंजा होगा, जिसमें राइमिंग स्कीम बताई गई है DEDEFF। वेल लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ्स ऑफ टाइम। तो कभी कहता है कि ठीक है, तो मुझे उस क्या कहते हैं अतीत के दिनों में गोता लगाने दो, अर्थात मुझे वापस जाने दो और वापस जा करके जो आपका अतीत के दिनों में जो आपका रिस्पेक्ट था, जो सम्मान था, मैं उसे वापस लाने का प्रयास करूँगा। अ फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ दोज रिक्स सबलाइम, अर्थात कि जो क्या कहते हैं बीते समय में जो आपका सम्मान था, जो गुजर चुके दिनों में जो आपका रिस्पेक्ट था, जो आपकी गौरव थी, जो कभी अवर्णनीय हुआ करती थी, जिनका वर्णन करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, अब मैं उनमें से बचे कुछ अवशेषों को वापस लाना चाहता हूँ। बीते हुए दिनों से मैं आपके सम्मान को, आपके रिस्पेक्ट को वापस दिलाना चाहता हूँ, जिससे फिर आप उसी डेटी की तरह, उसी गॉडेस की तरह पूजी जाएं जैसे कि पहले हुआ करती थी। व्हिच ह्यूमन आई में नेवर मोर बिहोल्ड, अब मैं उन चीज़ों को वापस लाना चाहता हूँ जो वर्तमान में मानव अपनी आँखों से ना देख पाए, वो चीज़ें मानव के देखने योग्य ना हुई हों। एंड लेट द गार्डन ऑफ फ्लावर बी माई फॉलन कंट्री वन काइंड विश फ्रॉम दी। तो कभी कहता है कि हे मेरे नेटिव लैंड, अर्थात मेरे देश, मुझे मेरे परिश्रम का मुझे एक ही सम्मान देना। गार्डन मीन्स होता है क्या कहते हैं रिस्पेक्ट, टू गिव रिवार्ड।
तो कहता है कि मुझे एक ही सम्मान देना कि मेरी इच्छा है कि मुझे इस कंट्री में एक दयालुता भरी शुभकामना मिल जाए, अर्थात मेरा रिस्पेक्ट हो जाए। आपके इस गिरते हुए गौरव में, इस गिरते हुए सम्मान में, गिरते हुए रिस्पेक्ट में मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरी जो आत्मा है, मेरी जो रूह है, मेरी जो क्या कहते हैं, मेरी जो डिज़ायर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सम्मान पा जाए। तो इसके साथ पोएट अपने क्या कहते हैं पोएम कंपोजिशन को, इस पोएम के कंपोजिशन को यहीं विराम करता है, अर्थात ये 14 लाइन की इसकी पोएट्री, इस पोएम कंप्लीट होता है। तो अब थोड़ा सा इसके हम पोएटिक डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, तो पोएट ने मेटाफर यूज़ किया है। मेटाफर मीन्स होता है कि मतलब दो ऑब्जेक्ट को एक जैसा मान लिया जाए, जैसे कि क्या कहते हैं, इसमें गॉडेस को और नेटिव लैंड को दोनों एक जैसा मान लिया गया, कि अर्थात नेटिव लैंड को ही गॉडेस के रूप में पूजा जाता था। तो एसोनेंस जो होता है, अब एसोनेंस में क्या होता है कि एक ही सेम लाइन में किसी एक वावेल लेटर का बार बार रिपीटेशन होता है। तो इस प्रकार से ये पोएम यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको भली भांति समझ में आया होगा। और फिलहाल सारी चीज़ें मैं लिखित रूप से इसमें बता देता हूँ, जो चीज़ें ना समझ में आती हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।